अगर आप किसी विवाद में फंसने पर खुद किसी के लिए कह देना कि जाओ यार रामलाल से पूछ लो वो सब जानता है, तो क्या आपको पता है कि उस रामलाल की बात अदालत में आपके खिलाफ एक पक्का सबूत बन सकती है? जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। नमस्कार, ये वीडियो कानून की किताब यूट्यूब चैनल के लिए बनाया गया है। ऐसे ही आसान और गहराई वाले कानून के वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस विश्लेषण में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 18 को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे आपके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करना आपके लिए ही एक कानूनी फंदा बन सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सफर की रूपरेखा बहुत ही स्पष्ट है। हम शुरुआत करेंगे धारा 18 के बेसिक परिचय से। उसके बाद हम इसके अंदर की कानूनी परिभाषाओं और उसकी सख्त सीमाओं को खंगालेंगे। फिर हम देखेंगे कुछ आधिकारिक दृष्टांत, एक बहुत ही रोचक व्यवहारिक केस स्टडी और आखिर में बात करेंगे परीक्षा की तैयारी और इसके लॉजिक फ्लो की। तो चलिए सीधे अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर इस धारा 18 का जन्म क्यों हुआ और इसका असली मतलब क्या है। कानूनी भाषा सुनने में थोड़ी भारी लग सकती है, लेकिन इसका कंसेप्ट बहुत सीधा है। धारा 18 कहती है कि वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां। आसान भाषा में समझें तो जब किसी मुकदमे में शामिल कोई व्यक्ति किसी विवाद वाले मुद्दे पर जानकारी के लिए किसी तीसरे इंसान का नाम स्पष्ट रूप से लेता है, तो उस तीसरे इंसान की कही हुई बात अदालत में स्वीकृति यानी एडमिशन मान ली जाती है। मतलब अगर आपने खुद किसी को विशेषज्ञ या एक्सपर्ट घोषित कर दिया तो फिर आपको उसकी बात माननी ही पड़ेगी, आप उससे भाग नहीं सकते। इस पूरे सिद्धांत को कानून की दुनिया में संदर्भ द्वारा विबंध या एस्टॉपल बाय रेफरेंस कहा जाता है। ये दरअसल नैसर्गिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस का एक बहुत ही खूबसूरत और सीधा सा उसूल है। जरा सोचिए, अगर किसी खेल में आप खुद अपना रेफरी चुन लें और कहें कि यही सही फैसला करेगा, तो क्या बाद में जब फैसला आपके खिलाफ आए तो आप उस रेफरी को हटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बस ठीक यही नियम अदालत में भी लागू होता है। अब आगे बढ़ते हैं और इस भारी भरकम कानूनी शब्दावली को थोड़ा और आसान बनाते हैं ताकि हम इस कानून की सख्त बाउंड्रीज यानी सीमाओं को समझ सकें। ये पॉइंट हमारे पूरे विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। यहां हमें दो चीजों में फर्क समझना है, अभिव्यक्त निर्देश यानी एक्सप्रेस रेफरेंस और विवक्षित निर्देश यानी इम्प्लाइड रेफरेंस। धारा 18 सिर्फ और सिर्फ अभिव्यक्त निर्देश पर काम करती है। अगर कोई दुकानदार ग्राहक से एकदम साफ शब्दों में कहे मेरे मैनेजर से पूछो वो सब जानता है, तो ये एक्सप्रेस रेफरेंस है। यहां धारा 18 तुरंत लागू हो जाएगी। लेकिन अगर वो सिर्फ हवा में बात करते हुए कहे अरे जाकर गोदाम में देख लो, और ग्राहक खुद जाकर किसी गार्ड से पूछ ले, तो ये विवक्षित निर्देश हुआ। ऐसे मामलों में धारा 18 बिल्कुल लागू नहीं होगी। निर्देश एकदम स्पष्ट और निशाने पर होना चाहिए। आप किसी जज या जांच अधिकारी के नजरिए से सोचिए। उनके पास एक चेकलिस्ट होती है जिसमें 4 शर्तें हैं और ये चारों पूरी होनी चाहिए। पहला, निर्देश देने वाला मुकदमे का पक्षकार होना चाहिए। दूसरा, किसी तीसरे व्यक्ति को अभिव्यक्त रूप से यानी एक्सप्रेसली रेफर किया गया हो। तीसरा, जानकारी ठीक उसी विवादग्रस्त विषय के बारे में हो जिस पर झगड़ा चल रहा हो। और चौथा, उस तीसरे व्यक्ति ने उसी विषय पर कोई ना कोई स्पष्ट बयान दिया हो। अगर इनमें से एक भी शर्त मिसिंग है ना, तो समझ लीजिए धारा 18 का मामला नहीं बनेगा। चलिए अब इस पूरी थ्योरी को साक्ष्य अधिनियम के आधिकारिक दृष्टांतों यानी ऑफिशियल इलस्ट्रेशंस के जरिए समझते हैं। कानून की पढ़ाई करने वाला हर व्यक्ति क ख ग घोड़े वाले इस मशहूर उदाहरण को जानता है। मान लीजिए क एक सेलर है जिसने ख को एक घोड़ा बेचा। अब ख को शक हुआ और उसने घोड़े की क्वालिटी पर सवाल उठा दिया। इस पर क पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है जाकर ग से पूछ लो, ग इस बारे में सब कुछ जानता है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प और क्रिटिकल सवाल खड़ा होता है। क ने तो बात टालकर ग के पास भेज दिया, लेकिन अगर कल को यह मामला कोर्ट में जाता है तो क्या ग जो कुछ भी बोलेगा वो कानूनी रूप से क की स्वीकृति या एडमिशन बन जाएगा? क्या क अपने ही बिछाए जाल में फंस जाएगा? वैसे आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, आप देख रहे हैं कानून की किताब। अगर वीडियो उपयोगी लग रहा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो उस सवाल का जवाब है जी हां, बिल्कुल फंसेगा। और क्यों? क्योंकि क ने खुद साफ शब्दों में कहा था वो सब जानता है। ये एक पक्का अभिव्यक्त निर्देश था और बात भी ठीक उसी घोड़े की क्वालिटी के इर्द गिर्द हो रही थी जो विवाद का मुख्य विषय था। अब मजेदार बात यह है कि ग चाहे घोड़े की तारीफों के पुल बांधे या उसे बीमार बता दे, उसका हर एक शब्द क का एडमिशन माना जाएगा। क अब पलट नहीं सकता।
ये तो हो गई किताबों की बात। अब इस ज्ञान को थोड़ा असली दुनिया में उतारते हैं और एक प्रैक्टिकल केस स्टडी देखते हैं। भारत के आम जनजीवन से जुड़ी ये केस स्टडी देखिए। रामदयाल नाम के एक शख्स ने सुखदेव को अपनी पुरानी जीप बेची। कुछ ही दिन में इंजन को लेकर दोनों में ठन गई। रामदयाल ने बड़ी चौड़ में सुखदेव से कहा, अरे यार, तो मेरे मैकेनिक मनोहर से मिलो, वही जीप की सर्विस करता था, उसे सब पता है। सुखदेव सीधा मनोहर के पास पहुंचा और वहां मनोहर ने अनजाने में सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उसने कहा, अरे भाई, ये इंजन तो 3 महीने से खराब पड़ा है, मैंने रामदयाल को पहले ही बता दिया था। अब फर्ज कीजिए आप जज हैं, तो आप क्या फैसला सुनाएंगे? न्यायिक दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट है। रामदयाल ने खुद मनोहर को जानकार बताया था, जो कि एक अभिव्यक्त निर्देश है। मनोहर का बयान सीधा उसी इंजन के विवाद से जुड़ा है। इसलिए अदालत में मैकेनिक मनोहर का बयान सीधे तौर पर विक्रेता रामदयाल की स्वीकृति मानी जाएगी। यहां रामदयाल अपनी बात से मुकर नहीं सकता और खरीदार सुखदेव की जीत तय है। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पे। अगर आप प्रोफेशनली या एकेडमिकली इस कानून को मास्टर करना चाहते हैं तो ये हिस्सा आपके लिए है। अक्सर लोग धारा 16, 17 और 18 के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे ऐसे समझिए। धारा 16 में एक एजेंट को पहले से ही अथॉरिटी मिली होती है। धारा 17 में किसी व्यक्ति की जो कानूनी स्थिति है उसी से उसे अधिकार मिल जाता है। लेकिन धारा 18 इन सबसे एकदम अलग है। इसमें उस तीसरे व्यक्ति को किसी भी तरह की पूर्व अथॉरिटी की कोई जरूरत नहीं होती। इसमें तो बस वो उस खास मौके पर दिया गया अभिव्यक्त निर्देश ही है जो रातों रात उस व्यक्ति को एक एक्सपर्ट का दर्जा दे देता है। किसी भी केस को सॉल्व करते वक्त एक वकील या जज के दिमाग में ये लॉजिकल फ्लोचार्ट चलना चाहिए। आपको बस ये 4 सवाल पूछने हैं। पहला, क्या किसी का रेफरेंस दिया गया? दूसरा, क्या वो रेफरेंस एकदम अभिव्यक्त यानी स्पष्ट था? तीसरा, क्या वो जानकारी उसी विवादग्रस्त विषय पर थी? और चौथा, क्या उस व्यक्ति ने सच में कोई बयान दिया? अगर इन चारों सवालों का जवाब हाँ है तो बस समझ जाइए कि धारा 18 लागू हो गई। अब परीक्षा के लिए एक बहुत ही शानदार स्मरण सूत्र यानी मेमोरी ट्रिक नोट कर लीजिए। पक्ष अभिविवादकत। पक्ष का मतलब है कि पक्षकार ने निर्देश दिया। अभि का मतलब है कि निर्देश अभिव्यक्त था। विवाद का मतलब है कि बात विवादग्रस्त विषय पर थी। और कथ का मतलब है उस तीसरे व्यक्ति का कथन। बस ये एक शब्द पक्ष अभिविवादकत याद रखिए और धारा 18 की सारी शर्तें आपकी उंगलियों पर होंगी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ पुरानी किताबों का कानून है? बिल्कुल नहीं। आज के डिजिटल युग में इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है। मान लीजिए किसी ई-कॉमर्स कंपनी का टेक सपोर्ट आपको व्हाट्सएप पर लिखता है, इस इशू के लिए हमारे ऑनलाइन एक्सपर्ट से बात करें। कानूनी तौर पर उन्होंने ठीक इसी धारा 18 को ट्रिगर कर दिया है। अब उस ऑनलाइन एक्सपर्ट की चैट हिस्ट्री अदालत में उस कंपनी के ही खिलाफ एक पक्की स्वीकृति के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बार जल्दी से मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। धारा 18 एक्सप्रेस रेफरेंस पे काम करती है, विवक्षित पर नहीं। इसमें तीसरे व्यक्ति का कथन आपकी स्वीकृति बन जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में आपकी अपनी कही हुई बात ही आपको बांधती है, ठीक एस्टॉपल बाय रेफरेंस के सिद्धांत की तरह। तो अब एक सवाल के साथ आपको छोड़ता हूं, क्या हम जो भी बोलते हैं वो अपने साथ जिम्मेदारी लेकर आता है? बिल्कुल। धारा 18 हमें यही सिखाती है कि जब आप किसी को एक्सपर्ट बताते हैं तो न्याय की अदालत में उसकी आवाज आपकी अपनी आवाज बन जाती है। इसलिए अगली बार किसी का संदर्भ देते समय थोड़ा सतर्क रहें। ये वीडियो कानून की किताब चैनल के लिए बनाया गया है। ऐसे ही कानून को आसान भाषा में सीखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।